नमस्कार। बिहार में भयंकर वित्तीय संकट है। बिहार सरकार का खजाना लोगों ने लूट लिया। बिहार सरकार का खजाना खाली है। कर्मियों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है। जिन ठेकेदारों ने काम कर लिए हैं उनके बिल के भुगतान नहीं हो रहे हैं। समय पर पेंशन नहीं मिल पा रहा। बहुत सारी योजनाएं अधर में लटक गई है। ये न्यूज़ नहीं है, इस पर तो हम लोग लगातार बात करते रहे हैं। और मैंने पिछले साल इलेक्शन के बाद एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अक्टूबर नवंबर से इस पर बात करना शुरू कर दिया था कि बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब होने वाली है। ये न्यूज़ ये नहीं है, ये तो अब सब लोग जान गया। न्यूज़ ये है कि इसके संबंध में अगर आप बात कीजिएगा तो बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, इनके जो वित्त मंत्री हैं, जो सहारा लेकर के चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिहार सरकार का वित्त अभी सहारा लेके चल रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था अभी सहारा लेके चल रही है। और इनके जो विद्वान प्रवक्ता जदयू भाजपा के हैं, इन लोगों का जब बयान सुनिएगा तो आपको क्रोध भी आएगा, हंसी भी आएगा, दुख भी होगा। आज हम आपको कुछ पहले पेपर का कटिंग दिखा देते हैं। तेजस्वी ने पूछा, क्या बिहार दिवालिया हो रहा है? सत्ता पक्ष बोली, कदापि नहीं, तेजस्वी गुमराह है। विद्वान वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजटीय प्रक्रिया का हिस्सा है। और इनके जो प्रवक्ता है, प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार, अफवाह फैला रहे हैं तेजस्वी। और इनके जो विद्वान राजस्व मंत्री हैं, मेडिकल कॉलेज वाले, ये कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। एक और अखबार देख लीजिए, ये दैनिक भास्कर में छपा है। ये CAG के ऑडिट से ये आया है कि बिहार में विकास की रफ्तार सुस्त पड़ी। सरकार ने पुल सड़क पर 38% खर्च घटाया। चुनावी साल में 64% अधिक लुटाया। एक और न्यूज़ है मुख्यमंत्री के हवाले से, 94 लाख पेंशनधारियों के खाते में 1100 करोड़ भेजे गए। इसके बाद आप एक कैबिनेट का डिसीजन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। संभवतः 8 तारीख को कैबिनेट का डिसीजन है, जिसमें बिहार इसको जब आप देखेंगे तो समाज कल्याण विभाग का ये है प्रस्ताव कि पेंशन आदि के भुगतान, ये जो सामाजिक सुरक्षा के पेंशन, उसके लिए 3662 करोड़ रुपया, यानी 3500 करोड़ से ज़्यादा रुपया, यह आकस्मिकता, बिहार आकस्मिकता निधि यानी बिहार कॉन्टीजेंसी फंड से निकाला गया। इसी पर वस्तुतः तेजस्वी ने यह सवाल उठाया, तो इस पर विद्वान वित्त मंत्री वगैरह का आया। विद्वान वित्त मंत्री का कहना है कि ये बजटीय प्रक्रिया का हिस्सा है, बिहार कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा निकालना। द आंसर इज़ नो, रॉन्ग। मेरे हाथ में बजट कैसे बनता है इसकी किताब है, बिहार बजट मैनुअल। और मेरे हाथ में ये संविधान की प्रति है, ठीक है ना। तो मैं आज आपको ये बात आम आदमी को अवेयर करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ कि ये मामला क्या है। बिहार के खजाने को नीतीश कुमार ने लुटवाया। बिहार के खजाने में राशि का ये हालत है कि जिसको हम लोग मघीम बोलते हैं, ये बाँट चूट खाए राजा कर जाए, या मुड़ दिया मांग खाओ। तो हर महीने कुछ पैसा आता है, फिर कुछ खर्च होता है। वस्तुतः इसको समझिए कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये मामला क्या है कि बिहार आकस्मिकता निधि से पैसा निकाल करके पेंशन बांटती है, तो कौन बड़ी बात है। इसको समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये ठीक वैसा ही है कि हम इमरजेंसी सेविंग के लिए कुछ पैसा रखे थे। हमने कुछ वैसा राशि रखा था कि घर में कोई विपदा आ जाएगी, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई अचानक से समस्या आ जाएगी, उस समय खर्च करेंगे। लेकिन उस पैसे को हम लोग निकाल रहे हैं, उसी से राशन खरीद रहे हैं, उसी से बिजली का बिल दे रहे हैं और उसी से दूध खरीद रहे हैं। इसको समझिए। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने संविधान बनाया, मैं अक्सर उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो संविधान में अभी जो प्रावधान है उसके हिसाब से आर्टिकल 267 के प्रोविजो में यह प्रावधान दिया गया है आकस्मिकता निधि का। इसको पहले समझ लीजिए। संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि हमारे यहाँ जो संसदीय लोकतंत्र है, उसमें सरकार जो पैसा खर्च करेगी या जो सरकार पैसा प्राप्त करेगी, यानी टैक्स वगैरह से जो उसको रिसीट होगा, तो उसको जिस खाते में रखा जाएगा, जिस फंड में रखा जाएगा, उसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के मामले में, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट राज्य सरकार के मामलों में। इस केस में
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बिहार। इस पर सहमति हुई कि ठीक है साहब, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सरकार पर विधायिका का नियंत्रण हो और इसी के तहत बजट बनते हैं। ये किताब है उसकी, बजट बनते हैं। बजट जब पास होता है तो बजट की राशि को खर्च करने के लिए सरकार को ये अधिकार मिल जाता है। बजट पेश पास होता है, फिर विनियोग विधेयक आता है, फिर मिल जाता है। बहुत टेक्निकल हम नहीं हो रहे हैं, लेकिन संविधान सभा में इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि ठीक है साहब, जो सरकार राशि प्राप्त करती है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। इसके अलावा एक और वो फंड होता है, पब्लिक अकाउंट्स होता है, तो उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कभी मौका लगेगा तो उस पर बात करेंगे, अन्यथा बहुत टेक्निकल हो जाएगा। हम आम आदमी को बताना चाह रहे हैं। तो सरकार का जितना धनराशि आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड, समेकित फंड में जमा रहे और संसद या विधानमंडल एज द केस में भी उसकी अनुमति देगा बजट के पास होने की प्रक्रिया के तहत, तो फिर सरकारें उसको खर्च करेंगी। लेकिन संविधान सभा में यह बात उठी कि साहब ये तो ठीक है, संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि ठीक है एक बार बजट पास हो गया, लेकिन मान लीजिए कि 2-3 महीने 4 महीने के बाद फिर कोई ज़रूरत पड़ गई तो उसमें सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई कि सरकार चाहे तो जो मुख्य बजट है उसके अलावा भी 2-3 एज द केस में भी वो सप्लीमेंट्री बजट ला सकती है। लेकिन एक समस्या संविधान सभा के सामने आया और इस पर बहुत लोगों ने बहस में भाग लिया। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस पर बोले, प्रोफेसर के.टी. शाह और श्री जगत नारायण लाल, ये लोग वैसे विद्वान लोग, उस वक्त तो विद्वान लोग चुना के जाते, तो अब तो हालत देख ही रहे हैं। मैंने आपको बताया था एक बार विधानसभा के लाइब्रेरी में हमको लगा कि थोड़ा संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स को पढ़ा जाए, हालांकि अब तो वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो गया है। तो उसको पढ़ने लगे तो ये सारी चीज़ें आने लगी। लोगों से पूछे, पुराने स्टाफ लोगों से, हमको पहचानता भी था, तो कहा कि सर अब तो ज़माना लद गया कि विधायक जी लोग यहाँ पर आके पढ़ेंगे, तो अब तो किसी को फुर्सत भी नहीं और किसी को समझ भी नहीं आता। बहरहाल तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि संविधान सभा में इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बजट के माध्यम से पैसा खर्च करने का अधिकार हम सरकारों को देंगे, लेकिन यदि कोई अचानक से समस्या उठ खड़ी हुई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप, आपको याद होगा 1934 में मुंगेर, दरभंगा वगैरह में भयानक भूकंप आया था, देश के अन्य हिस्सों में अकाल पड़ रहे थे। तो हुआ कि अगर सरकार के सामने अचानक कोई ऐसी विपदा आ जाए, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंट नेचर का एक्सपेंडिचर, अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा हो गया, अचानक से कोई ऐसी चीज़ उत्पन्न हो गई, वित्तीय स्थिति उत्पन्न हो गई कि सरकार को तुरंत पैसा खर्च करने की ज़रूरत हो, तो इसके लिए एक और फंड बनाया जाए और उसका नाम है कॉन्टीजेंट फंड। केंद्र सरकार के मामले में कॉन्टीजेंट फंड ऑफ इंडिया और स्टेट के मामले में कॉन्टीजेंट फंड ऑफ द स्टेट। बिहार है तो इसलिए कॉन्टीजेंट बिहार आकस्मिकता निधि यानी बिहार कॉन्टीजेंसी फंड। इसका आशय ये था संविधान के प्रोविजो, संविधान के आर्टिकल 267 के और प्रोविजो में, तो जो संविधान सभा में चर्चा हो रही थी उस वक्त ये आर्टिकल, अगर मुझे ठीक से याद है तो आर्टिकल 248A था। उसमें इन विद्वानों ने जो बहस में भाग लिया है उसका सार हम बता देते हैं। उसमें 2-3 चीज़ की बात कही गई। पहला तो इस बात को लेकर के चिंता जताई गई कि फ़र्ज़ कीजिए कि बजट में नहीं आया, सप्लीमेंट्री बजट का भी टाइम नहीं, और अचानक से कोई मुसीबत, कहते हैं ना मुसीबत तो अचानक आता है, तो अचानक कोई मुसीबत आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, भूखमरी हो गई, अकाल पड़ गया, कोई बीमारी फैल गई, जैसे कोविड आ गया था, तो उस समय सरकारों को हम लोग इतना पावर दें कि उसको विधायिका से अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े और वो राशि गवर्नर या राष्ट्रपति, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं राष्ट्रपति गवर्नर, तो उसको खर्च करने का मिल जाए। गवर्नर राष्ट्रपति का मतलब कैबिनेट हो गया, तो कैबिनेट को ये अधिकार दे दिया जाए कि वो खर्च करे, और इसके लिए कॉन्टीजेंसी फंड बनाया गया है। हालांकि उसी वक्त ये चिंता हुई, जैसे इस प्रावधान को डिफेंड करते हुए श्री BM गुप्ते साहब ने ये ज़रूर कहा कि साहब ऐसे एक फ़ंड की व्यवस्था हो कि ऐसा इमरजेंसी चीज़ कुछ हो तो उसमें कुछ राशि रहे कि सरकार अचानक से अपने से खर्च करे और वो बजट से बिल्कुल अलग रहे। इसलिए वित्त मंत्री जो बोल रहे हैं कि बजट प्रक्रिया का हिस्सा है, नो,
ये बजट से अलग का प्रावधान है कि अचानक इस पर कैबिनेट निर्णय लेता है और निकाल के राशि खर्च करता है। ये बात अलग है कि भी जितना खर्चा किए हैं बाद के बजट में उतना राशि उसको लौटा दी जाए, लेकिन ये बजट की प्रक्रिया से इसको कोई लेना देना नहीं। ये विशुद्ध रूप से एग्जीक्यूटिव डिसीजन और कैबिनेट कर देता है। तो अंबेडकर साहब ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे संविधान के, उन्होंने कहा सभी सदस्यों को कि देखिए भाई, हम लोग इसको बाईपास नहीं कर रहे। बहुत सदस्यों ने चिंता उठाई, जैसे मैंने जिनका नाम लिया, श्री BN गुप्ते साहब, आपको KT शाह साहब, जगनारायण लाल, बहुत लोगों ने इसमें उठाया और इन लोगों ने कहा कि ऐसा न हो कि हम संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को बेहिसाब अधिकार दे दें कि उस पब्लिक का पैसा वो अचानक से खर्च कर दे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसका बचाव करते हुए कहा था कि नहीं, ये हम डेमोक्रेसी को बाईपास करने के लिए प्रोविज़न नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रोविज़न हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये बिल्कुल टेम्प्रोरी नेचर का है और यह बेसिकली जब हम लोग जब राशि खर्च कर देंगे तो फिर बाद में हम लोग पार्लियामेंट से इसका या संसद से अप्रूवल ले लेंगे, लेकिन ये बजट की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा। बाद में अप्रूवल ले लेंगे, पोस्ट फैक्टो सैंक्शन उसको बोलते हैं, और फिर जितना राशि खर्च हुआ है उसको हम लौटा देंगे। ये सब आर्टिकल 115-16 वगैरह में इसकी चर्चा की गई है और आर्टिकल 205 जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें इसकी चर्चा की गई है। और तब जा करके इनफैक्ट संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी उसका आर्टिकल 248A था, जो बाद में 267 के प्रोविजो में इसका प्रावधान आया। ये तो एकदम टेक्निकल चीज़ था, अब आपको आम भाषा में समझा देते हैं। ये जो 3662 करोड़ रुपया बिहार कॉन्टीजेंसी फंड से कैबिनेट के आदेश से निकाला गया, तो स्वाभाविक रूप से संविधान की भावना क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुआ उसकी भावना क्या थी? ये भावना ये थी कि इस फंड से राशि तब निकाली जाए जब अचानक से कोई खर्च आ जाए, अचानक से कोई मुसीबत आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए। तो ये जो पैसा निकाला गया वृद्धजनों और विधवाओं को, विकलांग जो जन है, दिव्यांग जन है उसके पेंशन के लिए, तो ये कोई अचानक से विपदा थी? ये तो सरकार को पता है कि इतना पेंशन हम देते हैं, तो इससे पैसा क्यों निकाला गया? इसी का सवाल उठा रहे थे तेजस्वी। दुर्भाग्य ये है कि न तो पॉलिटिकल क्लास को समझ में आता है, जनता को तो कोई मतलब नहीं। आपको हम बता देते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, आम आदमी की भाषा में समझ लीजिए। हर व्यक्ति, हर परिवार अपने घर में कॉन्टीजेंसी फंड रखता है, शायद आपके यहाँ भी होगा। हम लोग कुछ ऐसा पैसा जरूर बचा के रखते हैं, खास करके हमारी बहनें, माताएं, महिलाएं घर की। देखते हैं पहले गुल्लक हुआ करता तो उसमें पर्स में कहीं छुपा के हस्बैंड का पॉकेट से कुछ पैसा निकाल कर उसमें रख दिया कि भाई इमरजेंसी में काम देगा। आप भी कुछ रखते होंगे, तो गुल्लक को फोड़ करके या इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल करके अगर आप राशन खरीदना शुरू किए, दूध खरीदना शुरू किए, बिजली का बिल देना शुरू किए, टेलीफोन चार्ज कराना शुरू किए, बच्चों की फीस देना शुरू किए, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि तो रेगुलर एक्सपेंडिचर थे। उसको मैंने बोलचाल की भाषा में या बजट की भाषा में कहा जाता है कमिटेड एक्सपेंडिचर। ये तो कमिटेड एक्सपेंडिचर होना चाहिए, या मान लीजिए कि स्कीम के मद का ही पैसा मान लीजिए, हालांकि वो नहीं होना चाहिए था, तो इससे निकाला जा रहा है। इसका मतलब क्या है? स्थिति अब हम आपको बता देते हैं। बिहार सरकार को राजपाट चलाने के लिए, तनख्वाह उनका देने के लिए मेरे हिसाब से लगभग 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपया हर महीने की जरूरत है। उतना पैसा आता नहीं, तो कहीं से कुछ आ गया तो इसको दे दीजिए, कहीं से आ गया उसको दे दीजिए। स्कीम बिल्कुल ठप है, ठेकेदार बेचारा तबाह त्राहिमाम है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले में रोड बना 58-59 हज़ार का, तो आधा बना, इनफैक्ट नाली बन गया, तो उसका बिल पड़ा हुआ है विभाग के पास लगभग 28-29 लाख का। उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो रोड काम बंद हो गया। उससे पूछे तो बोला कि सर पैसे नहीं। हमने विभाग से पता करने की कोशिश कहा कि भाई तो पैसे नहीं है। तो ये जो स्थिति इन लोगों ने पैदा की है, अब सोच करके देखिए कि संविधान में प्रावधान था कि कंटीजेंसी फंड से पैसा तभी निकलेगा जब कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, कोई मुसीबत हो गया, इमरजेंट एक्सपेंडिचर हो गया, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो गया। अब निकल रहा है कहाँ? तो ये पेंशन देने के लिए। उतना ही नहीं, बिहार में इस फंड से आप निकाल करके देख लीजिए, मंत्री के गाड़ी खरीदने के लिए कंटीजेंसी फंड से निकालिए, मंत्री का बंगला रिपेयर कंटीजेंसी फंड से निकाल लीजिए,
मंत्री को सुविधा देना है, निकाल दीजिए। अचानक से किसी को याद आई वाले स्कीम पास करा लेते हैं, कंटीजेंसी से पैसा निकाल लीजिए। मैं 1000 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, और ये हम चुनौती के साथ बता रहे हैं वित्त मंत्री को। और नहीं है तो आप इस पर व्हाइट पेपर ला दीजिए ना, कि पिछले 5 साल में आपने कंटीजेंसी फंड से मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीदे हैं कि नहीं, नंबर 1। क्या कंटीजेंसी फंड से आपने अधिकारियों के लिए गाड़ी खरीदे हैं या नहीं, नंबर 2। क्या कंटीजेंसी फंड से आपने कुछ अपने लोगों को उपकृत करने के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी है कि नहीं, नंबर 3। क्या बंगलों के रिपेयरिंग के लिए कंटीजेंसी फंड से पैसा खर्चा हुआ है कि नहीं, नंबर 4। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको दिला देंगे। ये इसीलिए जो तेजस्वी जी ने कहा बिल्कुल सही है, संविधान के प्रावधान और संविधान की भावना दोनों के विपरीत तो है ही है। यह इस राज्य में जो तलवार लटक रहा है वित्तीय मुसीबत का, आर्थिक तबाही का, जो नीतीश कुमार और इनके जो गुर्गे गैंग्स ऑफ सचिवालय ने जो, मैंने एक वीडियो भी बनाया गैंग्स ऑफ सचिवालय, इन लोगों ने जो सरकारी खजाने की बेतरतीब लूट की है, उसी का ये परिणाम है। और अब कंटीजेंसी फंड में जो पैसा रखा जाता है उससे यह धंधा शुरू हो गया। यह इस राज्य, इस देश और इस समाज का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को चौकीदार बनाया, ऐसे ऐसे लोगों को खजाने की रखवाली दी, जो खजाना का, ऐसे ऐसे लोगों को हमने खजाने की रखवाली का अधिकार दिया, खजाने के चौकीदार रखे कि चौकीदार वह खजाने में लूट के भाग गया। तो एक खजाना लूट करके अब बोलते फिर रहे हैं कि पहले कुछ था जी, आए वो अभी खजाना लूट करके नया बने हैं, तो कुछ समझे में नहीं आता, सब चीज़ का हापी डिपीट कर देते हैं। तो अब हापी डिपीट करके वित्त मंत्री से पूछिए, व्हाइट पेपर लाइए ना, व्हाइट पेपर आज ले आवे सरकार कि एज ऑफ नाउ, आज के तारीख में बिहार सरकार के खजाने में कितनी राशि है, नंबर 1। 5 साल में इन्होंने इस संविधान का धज्जी उड़ाते हुए कंटीजेंसी फंड से कितनी राशि खर्च कहाँ की है, इसका व्हाइट पेपर निकाल दें। यही एक, इसी के लिए संविधान में प्रोविज़न था फाइनेंशियल इमरजेंसी का। यह राज्य बहुत तेज़ी से आर्थिक तबाही की ओर चल नहीं रहा है, भाग रहा है, और हमने एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है कि अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं बार बार एक ही स्टोरी दोहराता हूँ, एक कंट्री ऑफ ब्लाइंड की स्टोरी है। वो स्टोरी यूँ है कि एक लड़का जिसका नाम नूनेज था, वो गरेड़िया था, भेड़ चलाते चलाते पर्वत के उस पार चला जाता है जहाँ अंधों की बस्ती थी। सारे लोग अंधे थे, घर उल्टा, खिड़की उल्टा, सब कुछ उटपटांग। ये पहुँचा न्यूनेज तो इसने देखा कि सारे लोग तो अंधे हैं, तो अंधों को सिखाना शुरू किया कि ये आँख है, ये घर है, घर ऐसे होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। उसके बाद एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है। गाँव वाला कहता है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो बीमारी है आँख, इसको फोड़ना पड़ेगा, इसको फोड़ोगे तबे शादी करने देंगे। वो बेचारा जान बचा के भाग गया। इस राज्य में अगर आप कोई सेंसिबल बात करिएगा तो ये जितने अंधे हैं, अंधों की बस्ती में, ये सब आपका आँख फोड़ देगा। इसलिए हम चश्मा लगा के बैठते हैं कि भाई ऐसा ना कि हमारा भी आँख फोड़ दे। सावधान रहिएगा, कहीं सरकार आपका आँख न फोड़ दे। इस डर के साथ हमको विदा कीजिए। नमस्कार।